हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स तक 9। तो फिजिक्स तक 9 में आज हम स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट में। हालांकि हम पढ़ रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक होगा एलसी सर्किट, एलसीआर सर्किट, पावर लॉस इन एसी सर्किट, शॉर्टलेस करंट, चोक कोयल, ट्रांसफार्मर एंड पीवाईक्यूएस। तो आज के टॉपिक में हमारे इतने सारे हमने आज के स्लाइड से हमने इतने सारे टॉपिक लिए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक इसमें होगा एलसी सर्किट। तो पहला टॉपिक होगा एसी सर्किट कंटेन्स प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटेंस। तो हम करेंगे ऐसा, एक एसी सर्किट या एसी सोर्स है जिससे हम प्योर इंडक्टर एल और प्योर कैपेसिटर सी को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अप्लाइड वोल्टेज होगा V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा अप्लाइड इनपुट वोल्टेज हो जाएगा। और फिर हमें यहाँ पर इसमें सॉल्व करना है, इसमें वोल्टेज और करंट का क्या वेरिएशन होगा। तो लिखेंगे ऐसा है कि इन दिस सर्किट वी नो दैट अप्लाइड वोल्टेज V इज इक्वल टू होगा V नॉट अप साइन ओमेगा टी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ये अप्लाइड एसी वोल्टेज है एलसीआर सर्किट में, बट अब यहाँ पर L और C दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, देयरफॉर दोनों का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट होगा। हमने इमेजिन करेंगे L का के टर्मिनल जो पोटेंशियल है वो VL है एंड कैपेसिटर का वो VC है, VL एंड VC। फिर यहाँ पर स्टूडेंट हम देखते हैं इनका फेज रिलेशन में क्या क्या बनता है। तो हम इमेजिन करेंगे, सपोज दैट अगर एसी सर्किट में केवल इंडक्टर L को कनेक्ट किया गया है, फिर क्या होता है अगर एसी सर्किट में केवल इंडक्टर को कनेक्ट किया गया है, तो उस कंडीशन में हमने इनके पहले ही पढ़ा है कि इंडक्टर वाले केस में वोल्टेज V करंट I से π/2 लीडिंग करता है। तो अगर सर्किट में प्योर इंडक्टर है तो इनका जो वोल्टेज V करंट I से π/2 लीड करेगा। इनको मानेंगे ओरिजिन पॉइंट O और एक्स एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे करंट I को रिप्रेजेंट करेंगे। और वोल्टेज VL ये होगा VL। वोल्टेज VL करंट I से π/2 क्या करेगा, लीड करेगा। ये कौन से केस में हो गया, प्योर इंडक्टर के केस में। नेक्स्ट होगा अगर प्योर कैपेसिटर का केस हो, तो उस केस में हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि वोल्टेज VC करंट I से π/2 लेगिंग करता है। तो यहाँ पर इनका जो वोल्टेज होगा ये होगा VC, इस तरफ डाउनवर्ड होगा, ये होगा VC माइनस π/2। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो दो टर्मिनल वोल्टेज VL एंड VC मिले हैं, इन्हीं दोनों का हमें रिजल्टेंट फाइंड करना होता है। इनके पहले भी सारे केसों में हमने यही किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं VL और VC बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर V नेट इज इक्वल टू हो जाएगा V नेट इज इक्वल टू VL डिफरेंस VC। ये हो जाएगा स्टूडेंट VL डिफरेंस VC। तो यहाँ पर VL और VC का डिफरेंस हमने लिखा है और ये हमारा इनका होगा नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू। अब यहाँ अगर हम VL की वैल्यू पुट करें कि VL इज इक्वल टू कितना होगा IXL माइनस या डिफरेंस VC की वैल्यू होगा IXC होगा, ये हो गया हमारा V हो गया। तो लिख सकते हैं V अपान I इज इक्वल टू XL डिफरेंस XC। V अपान I को यहाँ पर बोलेंगे इम्पीडेंस हो जाएगा, इफेक्टिव रेसिस्टेंस Z इज इक्वल टू हो जाएगा XL माइनस, या डिफरेंस करेंगे या माइनस भी कर सकते हैं, माइनस XC। तो ये हो गया LC सर्किट का इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम दो केस बनाएंगे, यहाँ पर दो केस बन सकते हैं। पहला केस होगा कि इफ XL ग्रेटर देन XC, अगर XL XC से ग्रेटर हो तो उस कंडीशन में LC सर्किट बिहेव्स एज ए प्योर इंडक्टर, ये इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। दूसरा केस होगा इफ XL लेस देन XC, तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, इस केस में XC यहाँ पर बड़ा होगा तो ये LC सर्किट बिहेव्स एज ए कैपेसिटर। तीसरा केस होगा इफ XL इज इक्वल टू XC, अगर XL इज इक्वल टू XC होगा, इस केस में देखिए यहाँ पर जो इनका इम्पीडेंस आएगा Z इज इक्वल टू 0, और Z इज इक्वल टू अगर 0 आएगा तो यहाँ पर इस केस में I इज इक्वल टू कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। I इज इक्वल टू कितना आएगा, इनफाइनाइट होगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस
इलेक्ट्रिक रेजोनेंस, दिस कंडीशन इज क्या होगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। तो इलेक्ट्रिक रेजोनेंस की घटना तभी होगी जब इनका जो इम्पीडेंस होगा वो जीरो होगा, और इम्पीडेंस अगर जीरो होगा तो इसमें फ्लोइंग करंट आई की वैल्यू कितना हो जाएगी, इनफिनाइट की तरफ टेंस करेगी। तो इसी घटना को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। अब इलेक्ट्रिक रेजोनेंस के लिए हमारे ये तीसरा केस हमेशा अप्लाइड करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी हम इनको ही अप्लाई करेंगे। न्यूमेरिकल में अगर देता है कि ऐसा ये रेजोनेंस की घटना है, और अगर रेजोनेंस का केस होगा तो डायरेक्ट हम वहां लगा देंगे तीसरा केस कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी अगर है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, तो एक्सएल की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे एल ओमेगा, एक्सी की वैल्यू हो जाएगी 1/ओमेगा सी। तो यहाँ से अगर ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा एल सी इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, implies that ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC एंड ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। अब यहाँ वेयर ओमेगा इज द रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इनको हम ओमेगा आर भी लिख सकते हैं, वेयर ओमेगा आर इज रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये होगा। अब हम अगर ओमेगा आर की वैल्यू को और पुट करें तो हम लिख सकते हैं ओमेगा आर के जगह पर 2πfr, 2πfr is equals to 1/√LC। तो here fr is equals to 1/2π√LC। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ पर fr जो होगा ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी सर्किट। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा हो गया कि एलसी सर्किट मीन्स इफ इन एसी सर्किट देयर आर कनेक्टेड प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर। तो इस कंडीशन में हमारा 3 केस बनेगा, 3 केस में तीसरा केस मोस्ट इंपॉर्टेंट केस होता है, यही केस हमारा बनेगा रेजोनेंस का केस। और ये हम एंगुलर रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, इसी में हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को भी फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट केस हमारा होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा एलसीआर सर्किट। तो स्टूडेंट्स एलसीआर सर्किट में हम कहेंगे ऐसा है कि इफ एसी सर्किट में, अगर एसी सर्किट में एलसीआर तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो तो हम उसे कहेंगे एलसीआर सर्किट। और हमने यहाँ पर ड्रा किया है एक एसी सोर्स है, अप्लाइड वोल्टेज V इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा टी, एक प्योर इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेसिस्टर, इन तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड किया गया है। तो यहाँ पर वही घटना होगी, अगर ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो तीनों पर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा, इंडक्टर का VL, कैपेसिटर का VC एंड रेसिस्टेंस का VR हमने इमेजिन किया है। और यहाँ पर जो V इनपुट है ये V इज इक्वल टू V0 ऑफ साइन ओमेगा टी, ये V इनपुट है, V इज इक्वल टू V0 ऑफ साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर इनका फेज रिलेशन को यहाँ पर ड्रा करना होगा, एक ग्राफ को, फिर हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो सपोज करते हैं कि अगर इस सर्किट, अगर एसी सर्किट में केवल प्योर रेसिस्टर का, अगर एलसीआर सर्किट में प्योर रेसिस्टर कनेक्टेड हो तो उस केस में क्या होगा, हमने पहला केस पढ़ा था कि अगर एसी सर्किट में केवल प्योर रेसिस्टर हो तो उसमें वोल्टेज VR और करंट I बोथ आर इन सेम फेज, और दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर इनका हो जाएगा ये VR होगा, एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, और यही एक्सिस डिनोट करेगा करंट I को। ये हो गया तब जब केस में केवल रेसिस्टेंस रहे। नेक्स्ट केस, अगर हमारे एसी सर्किट में केवल इंडक्टर कनेक्टेड किया गया है तो उस केस में होता है इंडक्टर पर जो वोल्टेज VL क्रिएट होता है, वोल्टेज VL और करंट I दोनों के बीच का पाई/2 का फेज डिफरेंस होता है, और उस कंडीशन में वोल्टेज VL करंट I से पाई/2 लीडिंग होता है। तो यहाँ पर VL इस तरफ होगा, ये हो गया +π/2। तो ये हो गया इंडक्टर का केस। अब हम कैपेसिटर को देखते हैं। तो कैपेसिटर के केस में आया था कि वोल्टेज VC करंट I से पाई/2 क्या करता है, लैगिंग करता है। तो यहाँ पर I यही रहेगा, I की डायरेक्शन सेम रहेगी,
और जो वोल्टेज VC होगा ये I से π/2 लैगिंग करेगा -π/2, तो VC जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये हो गया VC। अब स्टूडेंट हमारे पास इस ग्राफ में 3 वोल्टेज हैं, VL, VR एंड VC। इन तीनों का हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, VL और VC बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो हम इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो रिजल्टेंट अगर हम यहाँ निकालेंगे तो इनका रिजल्टेंट आएगा VL डिफरेंस VC, ये आएगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा ये हो गया VL डिफरेंस VC, और एक्स एक्सिस पर हमारा जो वोल्टेज है वो VR है। VR और VL डिफरेंस VC का इनका जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये होगा रिजल्टेंट वोल्टेज, इनको कंसीडर करेंगे कैपिटल V। अब ये कैपिटल V जो होगा V, ये होगा रिजल्टेंट AC वोल्टेज, और करंट I के बीच अभी भी एक एंगल बन रहा है, इसे हम कहेंगे इनका फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस हम बोलेंगे थीटा। तो यहाँ पर हमें अगर V की वैल्यू को फाइंड करना है तब स्टूडेंट देखिए, हम यहाँ पर भी एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लेंगे, इस तरह से पैरेललोग्राम ड्रा कर लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगी ये होगी VL डिफरेंस VC होगी, VL डिफरेंस VC। ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये होगी VR होगी। तो ये हमारा अगर ये VL डिफरेंस VC है तो ये जो डिफरेंस होगा ये भी VL डिफरेंस VC के इक्वल रहेगा, तब ये एक हमारा राइट ट्रायंगल बन जाता है। राइट ट्रायंगल में और ये वैल्यू O से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू है ये रिजल्टेंट वोल्टेज V है। तो हम इसमें पाइथागोरस के थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। तो रिजल्ट आएगा V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL डिफरेंस VC टू द स्क्वायर, ये आएगा। V स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा V इज इक्वल टू रूट ऑफ हो जाएगा VR स्क्वायर, VR के स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे IR स्क्वायर, प्लस और रूट ऑफ VL की वैल्यू IXL माइनस डिफरेंस VC की वैल्यू IXC टू द होल स्क्वायर। अब I को कॉमन करेंगे यहाँ पर, तो V इज इक्वल टू, और ये V स्क्वायर रहेगा, I स्क्वायर कॉमन करेंगे तो रूट के बाहर I हो जाएगा, और रूट ऑफ बचेगा R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस XC टू द होल स्क्वायर। ये रिजल्ट बचेगा, I को ट्रांसपोज करके इधर ले आएंगे तो ये होगा V अपॉन I इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस XC टू द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स V अपॉन I जो होगा ये LCR सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा, इनको इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कहेंगे, बट यहाँ पर इनको बोला जाएगा इम्पीडेंस। इनको डिनोट करेंगे Z से, Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस XC टू द होल स्क्वायर, वेयर Z इज द इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट। तो ये स्टूडेंट होगा। और अब हमें यहाँ XL और XC की वैल्यू को पुट कर देनी है। तो वी नो दैट XL इज इक्वल टू होता है L ओमेगा एंड XC की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा C। इनकी वैल्यू को अगर हम पुट कर देंगे तो हमें इम्पीडेंस का एक और फार्मूला मिल जाएगा, जिसको हम यहाँ लिख रहे हैं कि Z इज इक्वल टू आएगा रूट ऑफ R स्क्वायर और प्लस XL की वैल्यू रखेंगे तो L ओमेगा या ओमेगा L डिफरेंस, और XC की वैल्यू को रखेंगे तो 1 अपॉन में ओमेगा C टू द होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारा इम्पीडेंस का एक और फार्मूला है। इस पर भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलेंगे आपको। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू भी पुट की जा सकती है। अगर क्वेश्चन में हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हो तो हम ओमेगा की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। अब हमें यहाँ पर निकालना है एंगल, या वेयर थीटा इज द फेज बिटवीन रिजल्टेंट वोल्टेज V एंड करंट I। तो यहाँ पर रिजल्टेंट वोल्टेज V और करंट I के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, उसे हम कहेंगे फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। तो यहाँ पर अगर हमें थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स, VL डिफरेंस VC और बाई VR। तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू रिजल्ट मिलेगा, सारी वैल्यू रख दो तो हो जाएगा IXL डिफरेंस IXC और अपॉन में I इंटू R।
आई कॉमन करके कैंसिल कर देंगे तो रिजल्ट आएगा tan थीटा इज इक्वल टू आएगा XL डिफरेंस XC बाई R। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। और हम फेज रिलेशन के ग्राफ से ये एक ऑब्जर्वेशन फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पर करंट I रिजल्टेंट वोल्टेज V से थीटा डिग्री लैगिंग कर रहा है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि करंट I लैगिंग थीटा डिग्री एंगल फ्रॉम वोल्टेज V। तो अगर हमारा V की वैल्यू, V का इक्वेशन है V इज इक्वल टू V नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर करंट का इक्वेशन हो जाएगा I इज इक्वल टू I नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ I करंट जो है थीटा डिग्री लीडिंग कर रहा है, सॉरी लीडिंग नहीं लैगिंग कर रहा है। तो इस तरह से हमारा हो गया ये LCR सर्किट। LCR सर्किट में ज्यादातर पूछा जाएगा क्वेश्चन आपको कि फाइंड द फार्मूला ऑफ इम्पीडेंस, जेड की वैल्यू को, जेड का इक्वेशन फाइंड करिए, और इनका जो फेज रिलेशन आएगा थीटा की वैल्यू फाइंड करने कहा जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आप डिटरमाइन कीजिए। और इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी मिलते हैं, यहाँ पर XL XC R की वैल्यू गिवन रहेगी तो थीटा इज इक्वल टू हमें फाइंड करना होता है। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर लॉस इन एसी सर्किट। तो एसी सर्किट में हम जानते हैं जैसा कि वोल्टेज और करंट दोनों के बीच में कोई ना कोई फेज रिलेशन होता है, फेज डिफरेंस होता है। वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पर इमेजिन करेंगे कोई हमारा एसी वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी, और करंट का जो इक्वेशन है करंट वोल्टेज से थीटा डिग्री लैगिंग कर रहा है। थीटा डिग्री लैगिंग करेगा बट दोनों के बीच में कोई ना कोई फेज रिलेशन रहता है एसी सर्किट में। तो ये हो गया हमारा अप्लाइड वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी एंड करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। कि माइनस थीटा इनको क्यों लिखा गया है, यही रीजन है कि I वोल्टेज से कोई ना कोई फेज डिफरेंस में रहेगा, तो यहाँ पर लैगिंग tan थीटा है। तो अब हमें पावर निकालना है, तो पावर P इज इक्वल टू वी नो दैट V इंटू आई होता है। वैल्यू रख दो, P इज इक्वल टू V की वैल्यू होगी V नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू आई की वैल्यू होगी I नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो आएगा V नॉट इंटू आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू, इनको अरेंज कर लेंगे, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा। तो देन P इज इक्वल टू V नॉट इंटू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और इंटू इनको सॉल्व कर देंगे साइन A माइनस B से, तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ थीटा। तो रिजल्ट बनेगा, तो P इज इक्वल टू V नॉट इंटू आई नॉट, मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको ब्रैकेट में कर लेंगे, तो हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस, अब यहाँ इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ थीटा। तो ये बनेगा स्टूडेंट्स। अब ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया पावर का। अब हम इनको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू V नॉट इंटू आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और 2 से नीचे, तो ये हो गया 2 साइन A इंटू कॉस A, दैट मीन साइन 2A, तो साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू ऑफ साइन ऑफ थीटा, ये रिजल्ट बनेगा। अब ये हमारा पावर इन एसी सर्किट का इक्वेशन हो जाएगा। बट हम जब एक इनकी एवरेज वैल्यू पावर की फाइंड करेंगे एक कंप्लीट साइकिल का, तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू या साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इनकी एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू होगी 1/2 होती है, एंड साइन 2 ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो स्टूडेंट होती है 0 होती है। और इसलिए एक कंप्लीट साइकिल में P एवरेज हम इनको लिखेंगे, P एवरेज इज इक्वल टू V नॉट इंटू आई नॉट। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू है वो होगी कितना 1/2, ये बचेगा कॉस ऑफ थीटा और माइनस, अब यहाँ साइन 2 ओमेगा टी की इनकी जो एवरेज वैल्यू होगी एक कंप्लीट साइकिल का, इनकी एवरेज वैल्यू ये है 0, तो ये हो जाएगा पूरा रिजल्ट हो जाएगा 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स एवरेज पावर P एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा V नॉट इंटू आई नॉट इंटू 1/2 इंटू कॉस ऑफ थीटा।
तो यहाँ से एवरेज पावर लॉस वेयर पी बार इज इक्वल टू एवरेज पावर लॉस इन वन साइकिल। तो यहाँ से रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स पी बार इज इक्वल टू या पी एवरेज इज इक्वल टू लिख सकते हैं वी नॉट बाई वी नॉट आई नॉट ऑफ कॉस थीटा बाई 2। इनको हम अरेंज करके लिख सकते हैं पी एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट 2 इंटू आई नॉट बाई रूट 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। इनको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए 2 को हमने रूट टू 2 बार लिख दिया है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमें इनको फॉर्मूला बनाना है। इसके पहले हमारा आया था वी आर एम एस की जो वैल्यू आई थी स्टूडेंट्स वो आई थी वी नॉट बाई रूट 2 आई थी, और सिमिलरली आई आर एम एस की जो वैल्यू आई थी वो आई थी कितना आई नॉट बाई रूट 2 आई थी। तो अब यही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा एवरेज पावर लॉस इन एसी सर्किट आएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ 5। ये हमारा इक्वेशन या फॉर्मूला है एवरेज पावर लॉस इन एसी सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल का। अब यहाँ पर हम कॉस 5 को बोलेंगे पावर फैक्टर, वेयर कॉस 5 को बोलेंगे पावर फैक्टर और पी एवरेज को बोलेंगे एवरेज पावर लॉस इन एसी सर्किट। तो स्टूडेंट्स यही हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखिए एवरेज पावर लॉस जो है ये डिपेंड कर रहा है कॉस 5 पर, पावर फैक्टर पर इनको बोलेंगे, ठीक है। अब वी आर एम एस तो मान लीजिए कांस्टेंट रहेगा, आई आर एम एस भी सेम रहेगा, बट यहाँ पर अलग अलग सर्किट के लिए कॉस 5 की वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट रहेगी। तो अब ये हमारा जो पावर लॉस है, एवरेज पावर लॉस है, वो डिपेंड करेगा पावर फैक्टर या कॉस ऑफ 5 पर। अब इनको देखते हैं कि कॉस 5 पर कौन से सर्किट में सिंपल अगर रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, तो उस सर्किट में हमारा पावर लॉस की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम या मिनिमम क्या आती है, उनको देखते हैं नेक्स्ट केस में। तो स्टूडेंट्स अगर एसी सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, प्योर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ हो, तो फॉर अगर इनको हम केस से देखें, हाँ ये हमारा एवरेज पावर लॉस का फॉर्मूला है। तो अगर हम इनको केस वाइज स्टडी करें तो केस 1 फॉर प्योर रेजिस्टेंस है, फॉर प्योर रेजिस्टेंस। अगर एसी सर्किट में केवल प्योर रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो उस कंडीशन में हम जानते हैं वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, और वहां पर जो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट आता है थीटा इज इक्वल टू आता है 0। तो उनके लिए पी एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर एवरेज पावर लॉस जो होगा ये मैक्सिमम होगा, तो होगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पर पावर लॉस जो होगा स्टूडेंट्स ये मैक्सिमम होगा। अगला केस हम मानते हैं कि फॉर इंडक्टर अगर एसी सर्किट में केवल प्योर इंडक्टर कनेक्टेड किया गया हो तो उस केस में हम जानते हैं वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस थीटा इज इक्वल टू होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इस केस में एवरेज पावर लॉस P इज इक्वल टू हो जाएगा, फार्मूला वही रहेगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू 90 एंड वी नो दैट कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो एवरेज पावर लॉस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ये मिनिमम पावर लॉस होगा। तो दैट मीन्स अगर एसी सर्किट में केवल प्योर इंडक्टर कनेक्टेड हो तो उसमें एवरेज पावर लॉस कितना आएगा 0 आएगा, और उस कंडीशन में जो उसमें करंट फ्लो होगी उसी करंट को हम क्या बोलेंगे वाटलेस करंट। तो इस तरह से हमारे ये भी हो गए, ये टॉपिक वाटलेस करंट को हम यहीं से डिफाइन कर सकते हैं। इन दिस केस द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज कॉल्ड वाटलेस करंट। तो ये हो गया केस सेकंड का, और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं इन दिस केस करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज कॉल्ड वाटलेस करंट। तो वाटलेस करंट को इस तरह से डिफाइन कर लिया गया। अब देखिए तीसरा केस होगा कि अगर एसी सर्किट में प्योर कैपेसिटर कनेक्टेड किया गया हो, तो कैपेसिटर वाले केस में भी यही आया था कि वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस जो थीटा इज इक्वल टू आया था वो 90 डिग्री आया था। तो यहाँ पर पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस
इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ 90, कॉस 90 की वैल्यू रखेंगे 0, तो पी एवरेज इज इक्वल टू आ जाएगा 0, ये भी क्या होगा, मिनिमम होगा। मीन्स अगर एसी सर्किट में प्योर कैपेसिटर भी कनेक्टेड हो ओनली, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, पावर लॉस जो होगी, एवरेज पावर लॉस इन वन कंप्लीट साइकिल क्या होगी, 0 होगी, वो उसके हम कहेंगे मिनिमम पावर लॉस। और इस कंडीशन में जो सर्किट में करंट फ्लो होगी हम उसे ही कहेंगे क्या, वाटलेस करंट। तो वाटलेस करंट को हम दोनों केसों में डिफाइन कर सकते हैं, केस सेकंड और केस थर्ड से। और अगर हम इनको ग्राफ के द्वारा भी स्टडी करना चाहें तो ग्राफ के द्वारा भी हमें सेम रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे पहला केस हमने लिया फॉर प्योर रेजिस्टेंस के लिए, तो इस वाले केस के लिए अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो देखते हैं, तो प्योर रेजिस्टेंस हमने बताया है कि ऐसा है कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। पहला केस का ग्राफ अगर हम यही ड्रा कर दे रहे हैं, तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, तो हम ये मान लीजिए वोल्टेज का ग्राफ हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, ये इक्वेशन जो होगा v इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी हो गया। अब करंट I का बनाऊं, बट करंट I भी सेम फेज में है या फेज डिफरेंस 0 है, तो I का जो ग्राफ बनाएंगे वो सेम इसी तरह से बनाएंगे, जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमम होगा उसी पार्टिकुलर टाइम पर करंट भी मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से हम कहेंगे वोल्टेज और करंट दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 होगा। तो ये स्टूडेंट्स हो गया, ये हो गया I इज इक्वल टू आई नॉट अप साइन ओमेगा टी का हो गया। ठीक है, ये वोल्टेज का ग्राफ हो गया, ये ये करंट का ग्राफ हो गया, दोनों साइनसोइडल ग्राफ होंगे, दोनों का फेज डिफरेंस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 0। अब स्टूडेंट्स अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो इनका सेंस बस इतना ही होता है कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम टाइम में मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन या 0 के कंडीशन को गेन कर रहे हैं, मतलब साथ साथ मैक्सिमा और साथ साथ मिनिमा को गेन कर रहे हैं। तो अगर हम इनके फर्स्ट हाफ साइकिल को कंसीडर करें, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में देखिए, फर्स्ट हाफ साइकिल में तो यहां से ये 0 होगा, ये पॉइंट होगा 2 पाई होगा, एंगल का ड्रा कर दें, ये पॉइंट होगा कितना पाई होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ साइकिल 0 to पाई होगा। तो इस कंडीशन में जो पावर, ये हाँ ये वोल्टेज का ग्राफ है, ये वोल्टेज है और ये करंट है, तो वोल्टेज एंड करंट दोनों क्या है, दोनों पॉजिटिव, मतलब वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड की तरफ में, या दोनों पॉजिटिव हैं। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इस साइड में अगर V और I का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगी, एक पॉजिटिव नंबर मिलेगी। दैट मीन्स पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट हाफ साइकिल इसमें कंसीडर करें, तो वोल्टेज V का ग्राफ ये वाला है, नेगेटिव है, करंट ये ग्राफ है, ये भी नेगेटिव है। तो अगर हम V और -I इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तब भी हमको क्या मिलेगा, प्लस VI। दैट मीन्स पावर क्या मिलेगा, पावर मिलेगा पॉजिटिव में मिलेगा। ठीक है, पावर मिलेगा पॉजिटिव में, तो यहाँ भी पावर पॉजिटिव मिल गया। अब एक कंप्लीट साइकिल का अगर पावर फाइंड करिए, तो ये हाफ साइकिल का पावर पॉजिटिव, हाफ साइकिल का पावर पॉजिटिव, दोनों को ऐड करके इनका एवरेज निकाल दीजिए। तो एवरेज निकालने पर भी कोई ना कोई पावर की एक वैल्यू मिलेगी जो नॉन जीरो नंबर रहेगी। तो इस तरह से इसमें हमें पावर लॉस की वैल्यू, पी एवरेज की वैल्यू हमें कोई ना कोई मिल जाएगी। सेकंड केस है, अगर हम प्योर इंडक्टर की बात करते हैं, तो प्योर इंडक्टर में देखिए इनको भी ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं पावर लॉस को। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, तो हम बना दे रहे हैं इनका एक वोल्टेज का ग्राफ, ये हो गया, मान लीजिए V इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी है। और इंडक्टर के केस में हमने पढ़ा है कि वोल्टेज V करंट I से π/2 लीडिंग करता है, या फिर करंट I वोल्टेज से π/2 लैगिंग करेगा। तो यहाँ पर अगर हम करंट को ड्रा करें, करंट के ग्राफ को, तो करंट यहाँ पर क्या करेगा स्टूडेंट, लैगिंग करेगा। तो करंट को हम यहाँ से ड्रा करेंगे, यहाँ से इस तरह ड्रा करेंगे, ये करंट का ग्राफ होगा। तो हम इनको लिखेंगे, इनका इक्वेशन I इज इक्वल टू आई नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हो गया V या I, ये हो गया हमारा टाइम t हो गया। अब हम इनके फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल को लेते हैं, करंट के या वोल्टेज को लेते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, और फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल का भी लेंगे, इनका भी हाफ, ये साइकिल फर्स्ट क्वार्टर हाफ साइकिल या क्वार्टर साइकिल। तो जब हम इनका क्वार्टर पार्ट लेते हैं, देखिए यहां से यहाँ तक ये जो वैल्यू वोल्टेज की है पॉजिटिव है, ये करंट की वैल्यू है क्या है, नेगेटिव है। वोल्टेज और करंट को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगी, एक नेगेटिव नंबर आएगी।
तो इनका जो प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव और नेगेटिव का एक नेगेटिव नंबर आएगा, और इसका जो नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल होगा ये वाला, जहां पर वोल्टेज क्या है पॉजिटिव और करंट क्या है पॉजिटिव, तो इनका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव और यहाँ पर रिजल्ट नेगेटिव। सिमिलरली नेक्स्ट अगर हम हाफ साइकिल की बात करें, यहाँ नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करें तो यहाँ भी मिलेगी एक साइकिल पॉजिटिव एक साइकिल नेगेटिव, तो इसलिए इनका जो एवरेज पावर होगा ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, एवरेज पावर हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव कौन कौन आया है, तो फर्स्ट ये क्वार्टर साइकिल में दोनों की वैल्यू कितनी आई है नेगेटिव। तो अगर हम इनको ग्राफ को ही ड्रा कर दें, पावर के ग्राफ को भी, तो समथिंग कुछ इस तरह से जाएगा, ये पावर हो गया और इन दोनों के बीच में पावर क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अगला जो क्वार्टर साइकिल होगा इन दोनों के बीच का है, इन दोनों देखिए ये वोल्टेज है नेगेटिव, ये करंट है पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव का अगर पावर हम ग्राफ करेंगे तो इस तरफ आएगा, ये हो गया माइनस नेगेटिव पावर। अब हम नेक्स्ट में ये देखिए वोल्टेज नेगेटिव है और करंट भी नेगेटिव है, नेगेटिव और नेगेटिव का जो प्रोडक्ट होगा वो आएगी पॉजिटिव, तो पावर हो गई इनकी पॉजिटिव। तो इस तरह से स्टूडेंट अगर हम एक कंप्लीट साइकिल की बात करें, नेगेटिव पॉजिटिव, आइए सबको अगर ऐड करके इनका पावर एवरेज निकालें, पी एवरेज इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। तो यही केस है हमारा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इनको समझ सकते हैं या इनको मैथमेटिकल से समझ सकते हैं, जो इनका एवरेज पावर लॉस का फॉर्मूला आया था।